नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं महेंद्र रमन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आप ही के अपने यूट्यूब चैनल सफल क्लासेस पर। दोस्तों, हमारा जो सीरीज चल रहा है अभी वर्ल्ड मैप का चल रहा है और आप लोगों को अच्छे से पता है कि हम काफ़ी सारे देश अब पढ़ चुके हैं। 8 तो सार्क के पढ़ चुके हैं, 10 आसियान के पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों को चाइना पढ़ाया, दक्षिणी कोरिया, साउथ कोरिया और ताइवान पढ़ा। तो एक बार फिर से अपन देखते हैं अपन को कितने देश याद हो गए हैं। तो एक बार देखेंगे। सबसे पहले अपन ने मालदीव पढ़ा, मालदीव के बाद में श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, ये तो आठ सार्क कंट्रीज हो गए। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ना शुरू किया म्यांमार, म्यांमार के बाद में थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। 5 ऊपर के हो गए। उसके बाद में अपन ने देखा मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ब्रुनई हो गया, इंडोनेशिया हो गया और एक कौन सा हो गया आपका, फिलीपींस हो गया। ऐसे करके 10 आपके आसियान के हो गए। एक वहां पर आप लोगों ने एक देश और देखा था, तिमोर लेस्ट हो गया। ऊपर की तरफ अपन चलते हैं तो अपन ने देखा सबसे पहले चाइना, फिर साउथ कोरिया, दक्षिणी कोरिया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, और एक हमने देखा आपके ताइवान। ठीक है, इन देशों के बाद में आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मंगोलिया। बेटा, कौन सा देश पढ़ेंगे हम? मंगोलिया। इस नक्शे में आप लोगों को मंगोलिया दिखाई दे रहा होगा। चीन के जस्ट ऊपर देखिए, ये देखिए, ये नक्शा जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ये है मंगोलिया। पिछली क्लास में जब चीन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि गोबी का मरुस्थल है जो दोनों में ही है। यहाँ पर चीन के उत्तरी भाग में भी है तो मंगोलिया तक ये फैला हुआ है। समझ में ही बात। तो मंगोलिया जो है एक स्थलबद्ध देश है। कैसा देश है? स्थलबद्ध देश है। और स्थलबद्ध देश आप समझते हो अच्छे से, लैंडलॉक कंट्री है, अर्थात जिसके चारों तरफ किसी भी प्रकार का कोई भी समुद्र ना हो उसे हम क्या कहते हैं? स्थलबद्ध यानी कि लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। कौन सी कंट्री कहते हैं? लैंडलॉक कंट्री अपन कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो मंगोलिया विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, कौन सा कंट्री है? लैंडलॉक कंट्री है। विश्व का दूसरा बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन है? मंगोलिया है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है, तो यहाँ एक देश मिल रहा है इसी के पास में ही, जिसका नाम है बेटा आप लोगों के कजाकिस्तान। ठीक है, तो ये कजाकिस्तान जो है आपके विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, जिसके चारों तरफ कोई भी सागर महासागर नहीं होता है, उसे लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। ठीक है, आते हैं मंगोलिया पर। अगर प्रश्न पूछे कि बताइए निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा जो है स्थलबद्ध देश है, और ऑप्शन में अगर कजाकिस्तान ही नहीं हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो देश होगा, आंसर होगा वो मंगोलिया ही होगा। जैसे कि ये प्रश्न कई बार यूपीएससी में इस प्रकार से पूछे जाते हैं बेटा, कि मान लो आपसे मैंने प्रश्न पूछ लिया गरीब कौन है, मतलब गरीब का मतलब निम्न में से कौन गरीब है, निम्न में से कौन गरीब है। अब मैं 4 ऑप्शंस दूंगा। पहला एलन मस्क, दूसरा ऑप्शन मैंने दिया अंबानी, मुकेश अंबानी, तीसरा ऑप्शन दिया मैंने अडानी, ले लो गौतम अडानी, और चौथा ऑप्शन दिया मैंने शाहरुख खान। और प्रश्न पूछ रहा है बताइए गरीब कौन है, तो आप लोगों को अच्छे से पता चल गया। देखो कोई भी गरीब नहीं है इनमें से, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा आपके? शाहरुख खान आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत ही इनसे भी, ठीक है, कई गुना पैसे वाले हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा? गरीब कौन है का उत्तर क्या आ जाएगा? शाहरुख खान। तो ऑप्शंस को देखा करो। ठीक है, आजकल प्रश्न ऐसे ही पूछे जाने लगे हैं, जबकि ये भी गरीब नहीं है। उसी प्रकार से अगर ऑप्शन में कजाकिस्तान नहीं है, मान लीजिए कि सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है, और कजाकिस्तान ऑप्शन में नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका मंगोलिया सबसे बड़ा जो है स्थलबद्ध देश आपका आ जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। राजधानी की बात करें तो यहाँ पर इसकी राजधानी मिलती है उलान बतौर, उलान बतौर या उलान बतार। उलान बतौर या उलान बतार जो है मंगोलिया की राजधानी है। ठीक है, मंगोलिया की अगर बात करें, इसकी स्थितियों की बात करें, इसकी भौगोलिक स्थिति की, तो इधर की तरफ तो इसमें पर्वतीय भाग है, जबकि इधर की तरफ क्या है, इसमें जो है मरुस्थल है।
ठीक है, इधर की तरफ मरुस्थल मिलेगा, इधर की तरफ इसमें पर्वतीय भाग है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो किस प्रकार की स्थितियां हैं, नीचे की तरफ देखेंगे गोबी का मरुस्थल यहाँ पर भी आ जाएगा, चीन में भी आ जाएगा, और यहाँ पर आपके आ जाएगा जो बर्फीला क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र आ जाएगा, और यहाँ पर बर्फीला क्षेत्र आ जाएगा। तो ये इसकी भौगोलिक परिस्थितियां हैं। बात करें मंगोलिया की, तो इसका बेटा 99.3% भाग जो है खाली है, जनसंख्या ही नहीं रहती है, पूरा खाली है। यहाँ की केवल 0.7% एरिया में, 0.7% एरिया में क्या रहती है, जनसंख्या रहती है। ठीक है, तो जनसंख्या एक तो बहुत कम है, क्यों, क्योंकि रहने के लिए उपयुक्त दशाएं नहीं है। एक तो मरुस्थल हो गया, दूसरी तरफ बर्फबारी हो गई, तो ये जो है यहाँ पर ज्यादातर लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैदान लगभग लगभग खाली रहता है। तो इसके दक्षिण पश्चिम में तो देखो इधर की तरफ इसका दक्षिण पश्चिम कौन सा हो गया, इधर की तरफ, यहाँ पर तो बर्फबारी होती है, इधर की तरफ मरुस्थलीय भाग रहता है। तो ये थोड़ा सा इश्यू है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाता, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर जनसंख्या कम रहती है। एक तो जनसंख्या की बात करें, टोटल जनसंख्या 8 लाख से भी कम है, 8 लाख से भी कम जनसंख्या है किसकी, मंगोलिया की। तो मंगोलिया जो है एक स्थलबद्ध देश है। एक तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसकी राजधानी इंपॉर्टेंट है कि इसकी राजधानी क्या है, उलान बतौर है। उलान बतौर के बाद में, इसकी राजधानी के बाद में अगला प्रश्न आ जाता है कि इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है। तो इधर तो बर्फ रहती है, इधर की तरफ गोबी का मरुस्थल है, इधर भी मरुस्थल है। ठीक है, अब इसके बाद में देखेंगे मंगोलिया के अंदर बेटा खास बात जो है यहाँ पर क्या है कि एक शासक हुआ था बेटा, उसका नाम था चंगेज खां। यहाँ क्या हुआ था, एक शासक हुआ था जिसका नाम था चंगेज खां। चंगेज खां बड़ा ही खतरनाक शासक हुआ है इतिहास में। ठीक है, जहां पर भी जाता था आक्रमण करता था, पूरा का पूरा समाप्त कर देता था, कुछ नहीं छोड़ता था, केवल चील और कुत्ते बचते थे, केवल और केवल डेड बॉडीज को खाने के लिए, बाकी कुछ भी नहीं छोड़ता था। चंगेज का इतना खतरनाक शासक हुआ है। ठीक है, इसने लगभग लगभग पूरे एशिया पे अपनी छाप छोड़ दी, पूरा का पूरा एशिया ये मान के चलो इसने अपने कंट्रोल में कर रखा था। क्या नाम है, चंगेज का। इतना भयंकर वाला शासक हुआ है इतिहास में मंगोलिया का। ठीक है, और शासक का नाम क्या है, चंगेज खां। जहां पर भी जाता था कुछ ही क्षणों में पूरा का पूरा इलाका खाली करवा देता था, इतना इसका खौफ था। मतलब कि उस टाइम पर खौफ का दूसरा नाम ही एक तरीके से चंगेज खां हुआ करता था। ठीक है, तो हुआ ये एक बार कि इसने किसका पीछा किया, एक जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन मांग बर्नी, बर्नी इसका पीछा कर रहा था। कौन, चंगेज खां। और ये चला गया भारत में, और भारत में ये मिलता है इल्तुतमिश से। और इल्तुतमिश को आकर के बोलता है कि मेरे पीछे भाई कोई पड़ा हुआ है, कोई दुश्मन है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरी जान खतरे में है, अगर आप बचा सको तो बहुत कृपा होगी आपकी। और इल्तुतमिश ने बोला कि अरे कोई दिक्कत नहीं है भैया, तू सही जगह पे आया है, बिल्कुल तेरे को शरण मिलेगी, मस्त खा पी आराम कर। काढ़ा पी रहा था कौन, बर्नी। और इसने यूं ही पूछ लिया इल्तुतमिश ने, वैसे तेरे पीछे पड़ा कौन है। ठीक है, और इसने बताया कि मेरे पीछे चंगेज खां पड़ा है। तुरंत भाई इल्तुतमिश ने इसको रवाना करा, भाई मेरे को माफ कर, तू यहाँ से रवाना हो। ठीक है, तू भी यार किससे पंगा ले लिया। चंगेज खां नाम था इसका बेटा। जब ये मरा था ना चंगेज खां, ठीक है, तो इसको जब गाड़ा गया जमीन पर, तो जो गाड़ने के लिए गए थे ना उन लोगों को भी मार दिया गया, ताकि वो नहीं बता सके कि भैया इसको गाड़ा कहाँ गया है। और उस जगह पे जहां पे इसको गाड़ा गया था वहां पर सैकड़ों घोड़े दौड़ाए गए थे, ताकि नामो निशान मिट जाए। लोग 10-10, 20-20 साल तक खौफ में रहते कि वापस से नहीं आ जाए चंगेज खां। इतना बड़ा खौफ था इस चंगेज खां का। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, एक तो मंगोलिया के बारे में कि ऐसा शासक मंगोलिया में हुआ है। ठीक है, बाकी अब तो क्या है कि ये लगभग खत्म सा हो गया है। तो इसके आधे भाग पर तो चाइना वैसे ही बोलता है कि भैया मेरा अधिकार है। चाइना क्या बोलता है इस पर, मेरा अधिकार है। आपको भी पता है चाइना सबके लिए बोलता है कि मेरा अधिकार है। तो ये तो क्या है कि ठीक है, धीरे धीरे खत्म होने पे कगार पर है। बाकी इसकी राजधानी याद रख लेना आप लोग, उलान बटोर। ठीक है, तो ये आपका मंगोलिया था। और मंगोलिया के बाद में हम आते हैं अब मिडिल एशिया। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा। तो ये हमारा जो पार्ट है चाइना मंगोलिया वगैरह पूरा हो गया। आज जो हम देश पढ़ने वाले हैं ये एशिया का मिडिल पार्ट है बेटा। कौन सा पार्ट है,
मिडिल पार्ट है एशिया का, जिसमें हम लगभग 5 देश पढ़ेंगे। ये मिडिल एशिया है, और मिडिल एशिया के अंदर सबसे पहला जो देश हम पढ़ेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कजाकिस्तान। क्या नाम है? कजाकिस्तान। जिस प्रकार से रूस 2 महाद्वीपों में है, उसी प्रकार से कजाकिस्तान भी 2 महाद्वीपों में आता है। इसका आधा भाग इधर वाला जो है एशिया में आता है, जबकि ये वाला जो भाग है, देखो ये यूराल पर्वतमाला आ गई, तो इसकी वजह से यूराल पर्वतमाला जो है इधर भी है, तो ये वाला जो भाग है इसका, ये कौन से महाद्वीप में चला जाता है? यूरोप में। और ये वाला जो भाग आ जाता है आपका इधर वाला, यानी कि एशिया में आ जाता है। ठीक है, किस में आ जाता है? एशिया में आ जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कजाकिस्तान भी 2 महाद्वीपों में है, जैसे रूस 2 महाद्वीपों में है। ठीक है, ये भी यूरेशिया का देश है। कजाकिस्तान की बात करें तो इसकी इधर की तरफ देखो आप, पश्चिम में, कजाकिस्तान के पश्चिम में क्या है? एक आपको सागर या तालाब दिख रहा होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं कैस्पियन सागर। कौन सा सागर? कैस्पियन सागर। वेरी इंपॉर्टेंट। किसके पश्चिम में कैस्पियन सागर है? तो आपके कजाकिस्तान के पश्चिम में कैस्पियन सागर है। अब कई बच्चे ये पूछेंगे कि सर ये लैंडलॉक कंट्री कैसे हुआ? यहां तो सागर है ना। तो सागर का मतलब ये सागर नहीं है, ये पूरा स्थलीय भागों से। सागर मतलब कहीं ना कहीं से खुला होना चाहिए, बिल्कुल, जो कि कनेक्ट हो, जो महासागरों से कनेक्ट हो। ये महासागर से कनेक्ट नहीं है, जो स्थल भागों से बंद रहता है कोई सागर, तो ध्यान रखना वो सागर नहीं, झील होता है। क्या होता है? झील होता है। ये स्थलीय भागों से कैच है। नाम इसका कैस्पियन सी यानी कि कैस्पियन सागर है, परंतु ये क्या है? एक झील है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये मान के चलो कि ये भैया सबसे बड़ी झील हो गई एशिया की। कौन सी? कैस्पियन सी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सी झील है ये? कैस्पियन झील। लेकिन नाम से, किस नाम से जाना जाता है इसको? कैस्पियन सागर के नाम से हम जानते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 9वां देश है। देखो कितना बड़ा देश है। तो विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है? ये 9वां देश है। ओके, तो कजाकिस्तान का स्थान क्षेत्रफल में 9वां आता है। जबकि एशिया के अंदर देखेंगे तो एशिया, मिडिल एशिया का ये सबसे बड़ा देश है और विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। बात करें राजधानी की, तो भैया इसकी राजधानी जो थी पहले अस्ताना थी। पुरानी राजधानी क्या है? अस्ताना इसकी पुरानी राजधानी थी। किसकी? कजाकिस्तान की पुरानी राजधानी क्या थी? अस्ताना। आजकल नूर सुल्तान इसके वर्तमान में नई राजधानी। क्या है? नूर सुल्तान वर्तमान में नई राजधानी है इसकी। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। अब आप देख पा रहे हो कजाकिस्तान के अंदर बेटो, देखिए और थोड़ा सा नजदीक लाते हैं इसको। आपको एक सागर दिख रहा होगा, एक झील दिख रही होगी यहाँ पर, अराल सागर। ये देखिए इस तरीके से, ये अराल सागर। तो ये अराल सागर इधर की तरफ एक झील, एक तो कैस्पियन सागर हो गया इसके पश्चिम में, इसके पास में ही हो गया अराल सागर, और यहाँ पर है बालखस झील। कौन सी झील है? बालखस झील। ये झील है बेटा बालखस। प्रश्न पूछा जा सकता है, बालखस झील मिडिल एशिया के किस देश में है या फिर किस देश में है? तो कजाकिस्तान में है। जबकि अराल सागर, कौन सा सागर? अराल सागर कहां पर है? ये भी एक झील है जो कि कहां पर है? कजाकिस्तान में है। बेटा यहां से थोड़ा सा पानी का लाभ होता था, लेकिन रूस ने क्या किया? रूस अपने प्लांट्स वगैरह, प्लांट मतलब कोई भी उपक्रम वगैरह लगाने के लिए क्या कर लिया? इसको नहर के माध्यम से रूस में ले गया इस पानी को, और ये झील जो है सूख गई। क्यों? रीजन क्या था? इसका पूरा पानी कौन ले गया? रूस ले गया। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान में रखनी है। रूस कौन सी झील का पानी ले गया? अराल सागर का पानी ले गया, जिसकी वजह से झील यहाँ पर सूख गई है। समझ में आ गई बात आपके? बालखस झील पूरब, किसके पूरब में? कजाकिस्तान के पूरब में। इसके पश्चिम में कैस्पियन सागर, और इसके पास में यहाँ पर कौन सा सागर? अराल सागर, अराल सी। ये समझ में आ गया। राजधानी अस्ताना हो गई कजाकिस्तान की, नई राजधानी इसकी नूर सुल्तान हो गई। और कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है और विश्व में इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां स्थान है। और कजाकिस्तान भी बेटा कहां कहां पर स्थित है? यूरोप में भी स्थित है और एशिया में भी स्थित है। ओके, अब आगे चलते हैं अपन लोग कि यहां पर जो है बीच में एक स्टेपी मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? बीच में, इन दोनों के बीच में एक मरुस्थल है, स्टेपी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल बेटा? वो स्टेपी मरुस्थल।
और ये स्टेपी मरुस्थल जो है यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। कजाकिस्तान में ये जगह खाली है और यहाँ पर रूस ने अपना सैटेलाइट लॉन्च जो है प्रक्षेपण केंद्र बना रखा है। सैटेलाइट लॉन्च करने का जो है यहाँ पर क्या कर रखा है, प्रक्षेपण केंद्र बना रखा है। ठीक है, क्या नाम है उसका, बेकानूर स्टेशन। क्या नाम है, बेकानूर स्टेशन, बेकानूर स्टेशन, जो कि यहां से क्या करता है, रूस अपने सैटेलाइट लॉन्च करता है। बेटा क्या करता है, सैटेलाइट लॉन्च करता है। कौन, रूस। आपको मैं बता देता हूं बेटा, ये सारे जो देश है ना यहाँ के अड़ोस पड़ोस के, ये सब रूस ही है। ये 1991 में टूटे हैं, ये यूएसएसआर से टूटे हैं। ठीक है, यूएसएसआर, यूनियन सोवरेन सोशल रिपब्लिकन। ठीक है, ये आपके जो है यूएसएसआर, उससे 1991 में क्या हुए हैं, ये देश टूटे हैं। ठीक है, और टूटने के बाद में सब अलग अलग हो गए। लेकिन जब ये टूट रहा था तो अपने को पता था रूस को कि भैया ये जो मेरा है सैटेलाइट का जो केंद्र है जहां से मैं सैटेलाइट लॉन्च करता हूं, कौन सा स्टेशन, बेकानूर स्टेशन, तो पहले ही समझौता कर लिया था कि ये किसके अंडर में रहेगा, रूस के अंडर में ही रहेगा। तो ये अभी भी रूस के अंडर में है। आप लोगों को ध्यान हो तो आप लोगों का भारत का पहला जो है सैटेलाइट आर्यभट्ट फर्स्ट, हमारे पास में हमने सैटेलाइट मतलब आर्यभट्ट फर्स्ट तो बना लिया, लेकिन हमारे पास में लॉन्च करने का सिस्टम उस टाइम पर नहीं था। तब रूस ने अपने इसी बेकानूर स्टेशन से हमारा आर्यभट्ट जो है अंतरिक्ष में भेजा था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो कौन से मरुस्थल में, स्टेपी मरुस्थल के अंदर बेकानूर स्टेशन जो है क्या है, इसका सैटेलाइट लॉन्च करने का जो है केंद्र है। जैसे भारत में भी है अब तो सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा में। ठीक है, सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र कहां पर है, श्रीहरिकोटा में, जहां से हमारे सैटेलाइट क्या किए जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है आप लोगों के लिए। ठीक है बेटो, इसके अलावा इसमें देखेंगे अपन कजाकिस्तान जो है, बस ठीक है, लगभग कजाकिस्तान के बारे में इतनी जानकारी अपने को मिलती है। तो मेनली ये तीनों झीलें याद रख लेना, सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री याद रख लेना। अब आते हैं कजाकिस्तान के बाद में बेटा अगला जो देश आएगा आपके इसी के नीचे, यहां पर देखेंगे, यहां दिख रहा होगा आपको किर्गिस्तान। ये लो, ये किर्गिस्तान है। कौन सा देश है, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। ठीक है, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, बिश्केक है, जहां की बिल्कुल कजाकिस्तान के जस्ट नीचे है बेटा। ये सोना यूरेनियम आदि के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, और चीन क्या बोलता है, ये देखो ये चीन ही तो है पूरा, ये चाइना है। चाइना बोलता है कि किर्गिस्तान जो है इसका जो आधा इलाका है वो मेरा है। ये चीन पता नहीं क्या चाहता है, बोले ये मेरा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सोना होता है या यूरेनियम होता है। इतना बढ़िया खनिज संपन्न देश है, तो किर्गिस्तान पर आधा कब्जा कौन करता है, चीन करना चाहता है। इसकी राजधानी है बिश्केक। अच्छा, अब इसको सपोर्ट करने के लिए रूस भी नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि रूस से ही तो टूटा है। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब रूस से ही टूटे हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर जो किर्गिस्तान मैंने आप लोगों को बताया, जिसकी राजधानी क्या है, बिश्केक। बिश्केक जो है इसकी राजधानी है, जहां पर सोना और यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं, और चीन इस पर अपना कब्जा करना चाहता है। ठीक है, एक ये चीज हो गई आपकी किर्गिस्तान। और किर्गिस्तान के बाद में देखेंगे बेटा एक और आप लोगों के यहीं पर ही एक देश मिलता है जिसका नाम है तजाकिस्तान, जिसकी राजधानी है दुशांबे। ये कौन सा देश है, तजाकिस्तान। तजाकिस्तान, और तजाकिस्तान की जो राजधानी है वो है दुशांबे। क्या है इसकी, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। वेरी इंपोर्टेंट है, राजधानी बहुत इंपोर्टेंट आप लोग देखा करो किसी भी देश की। तो तजाकिस्तान मिडिल एशिया की कंट्री है, रूस से टूटी हुई है, यानी कि यूएसएसआर से टूटी है, और इसकी राजधानी है दुशांबे। और ये बिल्कुल किसके बगल में है, चीन के पश्चिम में है, किर्गिस्तान के दक्षिण में है। ठीक है, किसके दक्षिण में, आपके किर्गिस्तान के दक्षिण में। अब देखिए आप, ये अफगानिस्तान है बेटा, तो इसकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। ये कौन सा देश है, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान और तजाकिस्तान की जो है सीमाएं लगती है। कौन सा देश पढ़ा हमने, तजाकिस्तान।
और तजाकिस्तान की जो राजधानी मैंने बताई दी आपको दुशांबे है। बेटा हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक एयरबेस खरीदा है, यहाँ पर एक जगह ली है ताकि अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से चाइना को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से पाकिस्तान को कंट्रोल कर सकते हैं, अफगानिस्तान को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ने एक समझौते के आधार पर क्या लिया है, एक एयरबेस लिया है वायुसेना के लिए। लेकिन अभी तक भी इसका काम वगैरह चालू है। अपन बहुत कम पैसा खर्च करते हैं एक्चुअली आर्मी वगैरह पर, जैसे कि दूसरे देश आर्मी वगैरह पे बहुत पैसा खर्च करते हैं। हमारे पास में इतना बजट नहीं होता है, हम आर्मी पे इतना नहीं खर्च करते हैं, हम इतना फोकस नहीं करते हैं, इसीलिए अग्निवीर जैसी योजनाएं अपन लॉन्च करते रहते हैं। ठीक है, तो अभी तक इसका जो है अभी तक काम चालू नहीं हुआ है, और वो अभी तो ना के बराबर हो रहा है। अगर ये चालू हो जाता है तो ये भी एक अपनी पावर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर तजाकिस्तान में अपन ने क्या लिया है, एक एयरबेस लिया है, इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना। इसके पास में देखेंगे बेटाओ तो एक देश मिलेगा आपको, तुर्कमेनिस्तान। कौन सा देश मिलेगा, तुर्कमेनिस्तान। देखिए तुर्कमेनिस्तान से भी कैस्पियन सागर की सीमाएं लगती है, तो कजाकिस्तान से भी लग रही थी, और यहां पर तुर्कमेनिस्तान के पास में भी कौन है, कैस्पियन सागर है। ठीक है, तो आप लोगों को कौन सा देश याद रखना है, तुर्कमेनिस्तान। और तुर्कमेनिस्तान जो है अश्कबात, अश्कबात जो है इसकी राजधानी है तुर्कमेनिस्तान की। बेटा किसकी राजधानी है, तुर्कमेनिस्तान की। यहां पर क्या है सबसे मेन इंपोर्टेंट, अश्कबात जो है ये जगह है, यहां पर है गैस के भंडार। इसके भंडार, गैस के भंडार बहुत है यहाँ पर, और भारत यहाँ से थोड़ा सा लाभ लेना चाहता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा देश है, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के बाद में क्या आएगा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद में क्या आएगा, पाकिस्तान, और फिर क्या आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, तुर्कमेनिस्तान से बना टी, अफगानिस्तान से बना ए, और पाकिस्तान से बना पी, और इंडिया से बना आई। ये क्या बन गया, तापी। तापी गैस पाइपलाइन। तो भारत यहां से लोड करके तो ला नहीं सकता गैस, यहां से अगर आयात करता है तो इसने क्या किया, एक पाइपलाइन का प्रोजेक्ट रखा। ठीक है, जिसको बोलते हैं तापी गैस पाइपलाइन। प्रश्न पूछा जा सकता है, तापी गैस लाइन, गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट किन किन देशों में है, तो भैया तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आपके भारत में है। अब ये देखो पाकिस्तान से भी गुजर रही है पाइपलाइन, तो अब पाकिस्तान क्या कर सकता है, बोला कि यार इसको उड़ा देते हैं। ठीक है, अगर ये माइंड में रखता है तो बीच में भारत क्या लेके आ जाएगा, FATF, FATF, और FATF का हवाला देकर के क्या कर सकता है, इसका जो है कंप्लीटली इसको क्या कर सकता है। देखो FATF क्या होता है, FATF का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये क्या करता है, ये किसी देश में अगर मान लो कोई अगर मतलब क्या बोलते हैं अनैतिकता के आधार पर काम करता है, गलत तरीके से काम करता है, दूसरे देशों को रोकने का प्रयास करता है, और भी ऐसी गतिविधियों, आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों में लिप्त है, तो ऐसे देशों को क्या कर देता है, ब्लैक लिस्ट कर देता है। इसमें दो लिस्ट चलती है, FATF के अंदर दो लिस्ट चलती है बेटा, एक चलती है ग्रे लिस्ट और एक चलती है ब्लैक लिस्ट। कौन सी लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। एक ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट। ठीक है, तो हम जैसे कि भारत वगैरह है, पाकिस्तान वगैरह है, ये ग्रे लिस्ट में आते हैं, लेकिन अगर ब्लैक लिस्ट में कोई आ गया तो ये क्या नहीं करता है, उनके साथ में संधि वंधियां तोड़ता है, फिर कभी भी इनको लोन वगैरह नहीं मिलेगा, ना वर्ल्ड बैंक में लोन लेगा ना, या मतलब एक तरीके से जैसे अपना सिविल नहीं होता है, तो एक तरीके से अगर कोई ब्लैक लिस्ट में कोई कंट्री है ना किसकी, FATF में, तो वो एक तरीके से मान के चलो उसका सिविल खराब हो गया और उसको कभी कोई लोन वोन नहीं मिलेगा, उसको कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी, किसी भी प्रकार की हेल्प उसको नहीं मिलेगी। तो भारत ये चीज ला देगा, तो इसको तो क्या है कि चलो ये डर है, तो ये चीजें नहीं हो पाएगी कभी भी, और ये जो है तापी पाइपलाइन सक्सेस होगी। ठीक है, तो यहां से अपन लोग क्या करेंगे, गैस का आयात करेंगे। ठीक है, किससे, तुर्कमेनिस्तान से। याद रह जाएगा अच्छे से। तो सबसे पहले तो अपन ने पढ़ा कौन सा देश, मंगोलिया पढ़ा। फिर हमने देखो मंगोलिया तो चलो ठीक है उधर का ही है, तो अपन ने पढ़ा आज मिडिल एशिया। मिडिल एशिया के अंदर सबसे पहले अपन ने पढ़ा सबसे बड़ा देश वो है कजाकिस्तान। उसके बाद में मैंने दूसरा देश बताया किर्गिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, नई वाली नूर सुल्ताना, और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। तजाकिस्तान पढ़ा, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। उसके बाद में अपन ने पढ़ा तुर्कमेनिस्तान और उसकी राजधानी अश्कबात। ठीक है,
और तुर्कमेनिस्तान से अपन ने तापी गैस पाइपलाइन जोड़ दी। अब देखो बीच में एक देश रह गया, उसका नाम है उज्बेकिस्तान। बीच में कौन सा देश रह गया बेटाओ? उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान की राजधानी है बेटाओ ताशकंद। उज्बेकिस्तान, ये देखिए बीच में घुसा पड़ा है कौन सा देश? उज्बेकिस्तान, जिसकी राजधानी है ताशकंद। और सबने नाम सुना होगा ताशकंद का, तो भारतीयों ने ताशकंद समझौता, ठीक है, ये कौन से देश में है? उज्बेकिस्तान में है। लेकिन 1991 से पहले ये भी किस में था? रूस में था। और हमारा जो ताशकंद समझौता था वो 1966 की घटना है, 1966 की घटना है ताशकंद। तो उज्बेकिस्तान के बारे में देखेंगे तो बेटा इसमें क्या हुआ था कि हमारे भारत पर 1965 में पाकिस्तान ने युद्ध कर दिया था। पाकिस्तान ने ये सोचा कि भारत की स्थिति अभी ठीक नहीं है, क्योंकि 1962 के अंदर तो चीन के साथ युद्ध लड़ा है। दूसरी बात, भारत में अभी अकाल की स्थिति चल रही है, भारत वैसे ही बहुत बुरी हालात से गुजर रहा है। तो यही मौके का फायदा देख करके 1965 में क्या कर दिया, पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया और युद्ध हुआ। ऐसे में क्या हुआ बेटा, थोड़ा सा भारत तो समझौते के मूड में था, जबकि ये पूरे पाकिस्तान जो है पूरे लड़ने के मूड में आया था। अब क्या होता है इसमें, अपनी सेनाएं जो थी लाहौर तक चली गई थी बेटा, और पाकिस्तान ने थोड़ा हमारी सेनाओं के साथ में गड़बड़ कर दिया था, हमारी सेनाओं को घेर लिया था। जब उनको सुबह पता चला था, क्योंकि हमारे जो लोग थे वो कहाँ तक चले गए थे? लाहौर तक चले गए थे। सुबह पता चला कि हम लाहौर में पहुंच गए हैं और काफी सारे स्थानों पर कब्जा कर लिया था, ठीक है, भारत की सेनाओं ने। लेकिन जब सुबह हुई, उनको पता चला हम पाकिस्तान की सीमाओं में आ गए हैं, तो उनको घेर लिया गया। और जो पानी वगैरह था, जिस झील में या पानी में वो लोग छुप रहे थे, वहीं पे करंट वगैरह की वजह से क्या कर दिया, उनकी डेथ हुई। काफी नुकसान हुआ था भारतीयों को, इसमें काफी प्रॉब्लम्स हुई थी, क्योंकि हमारी स्थितियां भी खराब चल रही थी, अकाल भी था, एक युद्ध पहले ही झेल पाए थे। अब ऐसे में रूस थोड़ा बड़ा बनने के लिए क्या करता है, ऐसे में बोलता है कि भैया दोनों देशों का मैं क्या करवा देता हूँ, समझौता करवा देता हूँ, आ जाओ मेरे यहाँ पर ताशकंद में। कहां पर आ जाओ? ताशकंद में। तो एक अयूब खां, ठीक है, और इधर से हमारे भारत से कौन गए? लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी किसान नेता थे, जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी बिल्कुल कम हाइट के, लेकिन अच्छा भारत को रिप्रेजेंट करने वाले प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हैं, ठीक है। ये गए ताशकंद में, और इनके ऊपर बहुत ही भयंकर वाला प्रेशर रूस के द्वारा बनाया गया। सभी देशों ने, सभी लोगों ने और पाकिस्तान ने, सबने मिलकर के प्रेशर बनाया किसके ऊपर? लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर। और फाइनली इन्होंने जो था 9 जून को 1966 में क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए थे, ठीक है। 1966 में क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए। किस पर हस्ताक्षर कर दिए? ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे। सॉरी, 9 जून नहीं थी ये, 9 जनवरी की डेट थी, ठीक है। 9 जनवरी 1966 में, 9 जनवरी 1966 में क्या कर दिया, समझौते पर साइन कर दिया। और 10 तारीख की खबर ये थी कि भारत के लाल ने भारत को बेच दिया। इस तरीके से बदनामी जो है लाल बहादुर शास्त्री की इसमें हो गई थी। कहा जाता है कि ये सदमा लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे सह नहीं पाए, और ताशकंद में ही उनको अटैक आने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। हालांकि इस मामले में बहुत सारी संदिग्ध चीजें हैं, जिसकी कई बार आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत कई बार सूचना मांगी गई कि क्या रिपोर्ट आई थी उनकी पोस्टमार्टम की जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई थी, परंतु अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का हवाला देकर के इस आरटीआई को शो नहीं किया गया, यानी कि इस सूचना को नहीं दिया गया। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की जो मृत्यु हुई थी वो संदिग्ध मृत्यु हुई थी, लेकिन ज्यादातर लोग ये कह देते हैं कि अटैक आ गया था। उनको ये सदमा भारतीयों के लिए सह नहीं पाए थे लाल बहादुर शास्त्री जी, क्योंकि उन्होंने दबाव में आकर के और ताशकंद समझौते पर साइन किए थे। 10 जनवरी की डेट याद रखना, 10 जनवरी 1966 को क्या हुआ था? ताशकंद समझौता ताशकंद समझौता होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के, मैंने आज कितने देश पढ़ाए आप लोगों को? 4-5 देश पढ़ाए। देखो कौन कौन से देश पढ़ाए। सबसे पहले मैंने मंगोलिया पढ़ाया, चलो ये तो मिडिल एशिया का नहीं है, तो चीन के ऊपर का देश है। अब आते हैं मिडिल एशिया की बात। मिडिल एशिया में मैंने पढ़ाया कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के बाद में मैंने पढ़ाया किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। के टीटीयू याद रख लेना। कजाकिस्तान की राजधानी मैंने आप लोगों को बता दी कौन सी है। कजाकिस्तान की राजधानी बेटा
कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना नई वाली नूर सुल्तानात। दूसरा है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक बताइए। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अपन ने अशगाबत बताइए। और इसके बाद में तजाकिस्तान, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे आई। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद आई। तो KKTTU आप याद रखेंगे अच्छे से। ये से बोलते हैं मिडिल एशिया। और इसके बाद में शुरू होगा मिडिल ईस्ट कंट्रीज, जिसमें 17 देश हम पढ़ेंगे। बहुत ही रोचक जानकारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में आप लोगों को मिलने वाली है। तो देखिए आप लोग एक बार फिर से रिपीट करो, कितने देश अपन ने पढ़े हैं, मेरे साथ में गिनेंगे आप लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा मालदीव, फिर श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। फिर हमने आगे की तरफ आसियान कंट्रीज में जाते हैं तो वहां पर अपन ने पढ़ा म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। फिर आगे चलते हैं नीचे थोड़ा सा तो वहां पर हमने देखा मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। एक फिर उसके नीचे तिमोर लिस्ट, एक देश ये हो गया। ऊपर चले तो अपन ने देखा चीन पढ़ा, चीन के बाद में ताइवान पढ़ा, साउथ कोरिया पढ़ा, दक्षिणी कोरिया पढ़ा, जापान पढ़ा, मंगोलिया पढ़ा, कजाकिस्तान पढ़ा, किर्गिस्तान पढ़ा, तुर्कमेनिस्तान पढ़ा, तजाकिस्तान पढ़ा और उज्बेकिस्तान पढ़ा। ऐसे करके अपन ने कितने सारे देश पढ़ लिए हैं। आप लोग खुद सोचो कि एशिया के इतने देश क्या हमें पहले से पता थे क्या, इतनी जानकारी जो है हमें पहले से पता थी क्या। लेकिन अभी अगर आप लोग कंटिन्यू रहोगे तो आपको मैं पूरी दुनिया के देश एक तरीके से तैयार करा दूंगा। मेन जो इंपॉर्टेंट देश है वो आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होंगे। लेकिन बस आपको जुड़े रहना है, मेहनत करनी है, ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। मेरे जितने भी पढ़ाई हुई चीजें हैं, कॉपी नोट्स वगैरह, कॉपी और पेन लेकर के बैठा करो, बेटा लिखा करो उनको। अच्छे से पढ़ाई करोगे तो जरूर आप लोग बड़ी एग्जाम निकालोगे। बड़ा विजन बनाओ, छोटी मोटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चलो ठीक है, आज का जमाना ऐसा आ गया है कि 4th क्लास 3rd क्लास के लिए अपन तैयारी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक ही बात कहूंगा, विजन बड़ा रखो। छोटी तैयारी सिर्फ इसलिए है कि एक बार थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाए, अदरवाइज तो बेटा विजन तो बड़ा रखना है। आप लोगों के मन में टारगेट एक ही होना चाहिए, तो मेरे को CGL वगैरह निकालना है, बैंक निकालना है, नहीं तो UPSC RPSC की अच्छी तैयारी करो, अधिकारी लेवल की तैयारी करो। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है। अब आप लोग अच्छी मेहनत करोगे, डेली कम से कम 5-6 घंटे पढ़ाई करोगे तो जरूर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। कोई नहीं रोक सकता हो बेटा, वो मेहनत करने वाले की कभी भी हार नहीं होती है। मैं मेरे अनुभव से कह रहा हूं, आपका पढ़ा हुआ एक एक शब्द आपकी जिंदगी में काम में आएगा। कभी आप लोगों को हताशा नहीं होगी कि मैंने पढ़ा और मेरा सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो किसी न किसी जगह पर आप देखना, आपकी ये पढ़ाई आपको जरूर काम में आने वाली है, आपकी तारीफ होगी, आप लोग अच्छे मुकाम पर पहुंचोगे। ऐसा मैं मेरे अनुभव से आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें आपकी लाइफ में काम में आएगी। और नहीं भी आए तो ठीक है, आप लोगों को पता है ना, ठीक है, तजुर्बा होगा। कहते हैं ना, कुछ ना हुआ लाइफ में तो क्या होगा, कुछ ना हुआ तो तजुर्बा होगा। ऐसी कुछ लाइनें चलती है। मैं इतना बड़ा शायर तो नहीं हूं, लेकिन आप लोग ध्यान में रखना है, मेहनत करनी है, बस बात यह है, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मिडिल ईस्ट कंट्रीज लेकर शानदार वाला जो है आप लोगों का अगला सेशन होने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।